हेलो एवरीवन। आई लवेंद्र अग्रवाल वेलकम यू ऑल इन दी अनदर एपिसोड ऑफ लाइट। ये हमारा लाइट का 8th एपिसोड रहने वाला है। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 7 एपिसोड जो हैं वो इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आप उनको देखो, एंजॉय करो, आपको बहुत मजा आने वाला है। आज का जो एपिसोड रहने वाला है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आई ऑलरेडी टॉट यू। तो लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो कि एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी हेल्प से हम लोग चीजों को देख पाते हैं। लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है, मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन में चलना प्रेफर करती है। दैट वी ऑलरेडी नो। कुछ इस तरीके से। नाउ, अगर लाइट के रास्ते में कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि ओपेक है, राइट, तो वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो करती है कुछ इस तरीके से। जैसे लेट्स से कि अपने पास एक ओपेक सरफेस है, लाइट इंसिडेंट होगी, इट इट गेट्स बाउंस बैक। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, दैट इज माई रिफ्लेक्टेड रे। और ये इस तरह से कुछ बाउंस बैक होगी, ये हमारा नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया और रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर। और होपफुली आप सबको पता होगा कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, दैट इज अवर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर लाइट के रास्ते में एक ओपेक सरफेस आएगा, देन इट शोज रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। बट व्हाट अबाउट इफ इट्स चेंज इट्स मीडियम? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए। लाइक लाइट एयर से वाटर में, एयर से ग्लास में, इस तरीके से जा सकती है, एयर से डायमंड में। In that scenario, light will show refraction. Okay, now what is refraction? So change in the direction of propagation of a ray of light when it travel obliquely from one medium to another transparent medium is called reflection of light. मतलब क्या हुआ इसका? इसको अभी हम लोग और अच्छे से समझेंगे। देखिए, अगर लाइट मीडियम चेंज करती है, लेट्स से इफ इट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, देन इट बेंड एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपने पास एक ग्लास की स्लैब है, लेट्स से ए बी सी डी। एक मीडियम एयर हो गया, दूसरा मीडियम ग्लास हो गया। ग्लास डेंसर होगा, एयर जो है वो रेयरर होगी। एयर में चलना लाइट के लिए आसान है और ग्लास में चलना टफ है। सिंपल बात है ना। नाउ, ये हो गई अपनी इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे के ऊपर अपन ने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मीडियम है, तो अपन ने क्या किया, बाल को नॉर्मल ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। नाउ, कायदे से इस लाइट को इस तरीके से जाना चाहिए था, बट ऐसा होगा नहीं। तो क्या होगा सर जी, बताते हैं। ये बैंड हो जाएगी इस तरह से। नाउ वन क्वेश्चन में राइज कि सर आपको कैसे पता कि ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी? बैंड होने के लिए तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी बैंड हो सकती थी, राइट? तो अभी इस केस में लाइट हमारी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है। तो रेयरर टू डेंसर में जब भी ट्रेवलिंग होगी तो इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। ओके, नाउ अगेन हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। दिस टाइम लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ओके, सो ग्लास इज माई डेंसर मीडियम। कायदे से इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, बट ऐसा होगा नहीं। इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो वेन एवर इट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, और इस रेस को बोला गया है इमर्जेंट रे। ये वाला जो एंगल है और ये जो मूवमेंट है, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो ये जो इसका बेंडिंग होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी कुछ इस तरीके से। नाउ, एंगल बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो होता है वो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है। आपको एनिमेशन में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। इसी तरह से एंगल बिटवीन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज माई एंगल ऑफ इमर्जेंट, इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। नाउ, अगर अपन रेयरर टू डेंसर जाएंगे तो इस केस में क्या होने वाला है, तो रेयरर टू डेंसर जाने के केस में हमारी लाइट बैंड होगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। ओ सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। अगर हमारी लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो हमारी लाइट बैंड होगी और ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी और इसकी स्पीड भी कम होगी। ओके, तो इट बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। इसका उल्टा सिनेरियो ले लेते हैं। व्हेन आवर लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, लेट्स से दिस टाइम माय लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, है ना, कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहने वाला है। तो वेन एवर माई लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू एयर, तो ये हमारा बैंड होगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, राइट?
तो और ऑब्वियसली अगर मैं स्पीड की बात करूं तो डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है। तो इन दिस केस वेलोसिटी और स्पीड बोथ विल इंक्रीज। नाउ व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस, मतलब कुछ इस तरीके का सिनेरियो है कि अपने पास लाइट एयर से एक ग्लास स्लैब में जा रही है, बट वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद द सरफेस। तो इस केस में वो अनडेविएटेड चली जाएगी, बट चूंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवलिंग हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी दो होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी टू लॉज हैं एंड सेम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी टू ही लॉज हैं। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता है क्या है, लाइट बेंड हो जाती है या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यही एक फिनोमेना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ समझते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या मतलब है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंसिडेंट रे की बात ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे की बात, और ये हमारा नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला सिनेरियो है जो अपन को याद रखना है, फर्स्ट लॉ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड वन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। इजी सा लॉ है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इस बात का मतलब क्या हुआ सर, समझाते हैं। ये लॉ सबसे पहले स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। साइंटिस्ट लोगों के नाम थोड़े अजीब तो होते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और उसके साइन की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक तरीके से साइन आई। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा स्मॉल आर होता है और उसके साइन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक तरीके से साइन आर। तो साइन आई और साइन आर की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। ओके। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो आप गिवन लाइट है उसका कलर चेंज नहीं कर सकते और जो मीडियम है ना, उसको भी चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर आप एंगल आई को चेंज करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग एंगल आर की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इवेंचुअली साइन आई और साइन आर का जो वैल्यू आएगा दैट इज सेम, ओके, फॉर ईच मटेरियल। इसी चीज को आगे चल के, इसी कांस्टेंट को आगे चल के अपन लोगों ने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब लाइट को उसमें ट्रेवल करने में प्रॉब्लम आएगी। ओके। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आइस की अगर मैं बात करूं तो आइस के लिए जब हमने एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू कैलकुलेट करी और उसको साइन आई अपॉन साइन आर में पुट किया तो आंसर आया 1.31। सेम डायमंड के केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा आई और आर की वैल्यू पुट करने के बाद वो आएगा 2.42। और यहाँ पर आप लोग एक चीज और भी नोटिस कर सकते हो, जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है ना बालकों, वैसे वैसे हमारे आर की वैल्यू कम हो रही है। दोबारा से देखो, अगर आप आइस के केस में बात करोगे तो एंगल आर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आप डायमंड के केस में बात करोगे तो कम है। तो एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज। पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन इन अ बीकर विद वाटर। तो आपसे एग्जाम्स में जनरली ये पूछा गया है कि जब हम किसी पेंसिल को एक पानी के अंदर फिल करके रखते हैं किसी बीकर में, तो वो थोड़ी ब्रोकन लगती है, वाई, है ना। तो इसका रीजन क्या है, तो रीजन इज प्रिटी मच ऑब्वियस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द रीजन। तो मैं इसको देखना चाहता हूँ, मैंने इसमें पानी भरा तो ये कुछ इस तरीके से बैंड दिखाई देती है। तो रीजन इज प्रिटी मच ऑब्वियस, इट्स रीजन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमें दो पोजीशन दिखती है, एक अपेरेंट पोजीशन होती है, एक एक्चुअल पोजीशन होती है। अपन लोग जो देख पाते हैं वो अपेरेंट पोजीशन देख पाते हैं, इसीलिए वो हमको ब्रोकन दिखाई देती है। तो रीजन में आप लोग लिख दोगे कि दिस हैपन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल, आपको देखो याद नहीं करने ये, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। बोर्ड में हर साल लगभग यहां से क्वेश्चन बनता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि आप एक मीडियम को वैक्यूम बना दो। ओके। तो अगर लेट्स से कि लाइट हमारी वैक्यूम से एयर में आती है, ओके, कुछ इस तरह से, तो ये बेंडिंग बेंडिंग का फिनोमिना तो शो होगा और साइन आई और साइन आर की वैल्यू पुट की जाएगी तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.0003। तो हमारा एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास होता है। नाउ
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आइस, तो आइस की अगर मैं बात करूं तो इसमें साइन आई और साइन आर का जो रेशियो मिलता है दैट इज 1.31, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 हो जाता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, है ना, तो वाटर के लिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है बालकों, ये 1.33 होता है। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, लाइट की जो बेंडिंग प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज कर रही है, राइट। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्राउन ग्लास, ये एक टाइप का ग्लास रहता है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बेंडिंग ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, वो 1.33 से भी ज्यादा होगा, है ना। बड़ा मजा आ रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में। और बच्चों को भी बड़ा मजा आता है इस टॉपिक को सीखने में, इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रॉक सॉल्ट, तो रॉक सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल सॉलिड है, तो इसमें लाइट जो है वो इसके अंदर एंटर कर सकती है, प्रॉपरली तो नहीं लेकिन कुछ अमाउंट में एंटर कर सकती है। तो अगर वैक्यूम से रॉक सॉल्ट के अंदर लाइट ट्रेवल करती है तो इसमें 1.54 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को देखने को मिलता है। एंड डायमंड में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो 2.42 है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है लाइट को उस मीडियम में ट्रेवल करने में। तो जितने भी यहां पर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी लाइट को ट्रेवल करने में। क्या वो एयर होगी, क्या वो डायमंड होगा, या वो कोई और एलिमेंट होगा, ये आपको पता लगाना है ना। आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर करोगे। नाउ कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर वो इंक्रीज करेगा, देन द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज। सिंपल, मजा आ गया। ओके, नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में बालकों एंड बालिकाएं, क्योंकि बालिकाएं भी पढ़ने लगी हैं अब। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? तो इसके मायने क्या है इसको समझते हैं। देखो, अगर किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो इसके मायने ये होते हैं कि लाइट की स्पीड जो है ना, वो उस मीडियम में 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 एज कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। तो एयर से अगर मैं कंपेयर करूं तो उसकी स्पीड में 2.42 टाइम्स की कमी आ जाएगी। ओके, कुछ फॉर्मूलेज हैं बेसिक बेसिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो आप लोगों को देखने हैं। ये फॉर्मूले से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं। जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ में आएगा। फिलहाल इस फॉर्मूले में V1 का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, V2 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग समझेंगे। इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन, टेक फर्स्ट मीडियम एज एयर। अगर गिवन नहीं है तो एयर मान लो, सिंपल। ओके, सेकंड बात, if the first medium is vacuum then refractive index of second medium is called as absolute refractive index। कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, उन्होंने चैट बॉक्स में भी पूछा था मेरे से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या अंतर है सर। बहुत सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों को सेम मान सकते हैं अगर मीडियम वन हमारा एयर या वैक्यूम हो। ओके, बाकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में निकलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एयर के रिस्पेक्ट में भी निकल सकता है और किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में भी निकल सकता है। अगर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकला तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलेंगे मोर स्पेसिफिकली, और अगर एयर के रिस्पेक्ट में निकला तो उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। For solving numerical velocity of light in air, we assume 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की जो स्पीड है वो आपको कई बुकों में 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड ये दिखेगी, बट लाइट की एक्चुअल स्पीड ये होती नहीं है। लाइट की एक्चुअल स्पीड जो है वो ये होती है 299,792.46 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम रफली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो लिख लेते हैं। मीटर में अगर आप चेंज करोगे तो वो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो ठीक है, हमको तो अप्रोक्सीमेटली से मतलब है ना, बुक्स में दिया होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, तो हम वही पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, है ना। ऐसा ही होता है सर, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम तो इतनी ही मानेंगे, हमारे सर ने यही बोला है तो हम इतनी ही मानेंगे। ठीक है भैया, मान लो हमको कोनो प्रॉब्लम ना है ना। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मजा आएगा। लाइट एंटर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमको क्या करना है कि एक कोई लाइट है और वो एंटर कर रही है ग्लास के अंदर, ठीक है। और जब वो ग्लास के अंदर एंटर करती है तो उसकी जो स्पीड है ग्लास में वो अपन से पूछी गई है। और
कुछ बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन हमको दी है, तो आप लोग सॉल्यूशन करोगे इसका। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रहने वाला है सी अपॉन वी। अब सर ये सी क्या है, तो सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है नहीं। और वी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्लास की है, तो मीडियम की जगह मैं ग्लास लिख देता हूँ। और जो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है वो भी किसका लेना है, ग्लास का ही लेना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लाइट एंटर इनटू ग्लास प्लेट, तो जो हमारी लाइट है वो ग्लास प्लेट में जा रही है, ओके। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को दिया हुआ है 1.5। सी की वैल्यू तो हम सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहने वाला है। और जो वेलोसिटी है ग्लास के अंदर वो अपन को निकालनी है। तो अगर मैं वेलोसिटी इन ग्लास की बात करूं तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ और 1.5 का हो जाएगा बाल को डिवाइड। तो यहाँ से पॉइंट को हटाओ, यहाँ से जीरो को बढ़ाओ, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोलो स्वाहा। तो आप देख सकते हो कि जहां लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड थी एयर में, ग्लास के अंदर वो केवल 2 लाख रह गई, है ना। तो ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कम हो गई। इट क्लियरली इंडिकेट कि लाइट को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ग्लास में चलने में, है ना। Try this question. Refractive index of water is given 4/3. Speed of light in air is 3 × 10⁸ meter per second. Somehow I need to determine the speed of light in water. More or less पिछले वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहने वाली है उसका जो फॉर्मूला रहने वाला है वो ये है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रहने वाला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर जो मीडियम रहने वाला है वो वाटर है, तो हम वाटर लिख देते हैं। और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वाटर का ही चाहिए होगा फिर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन टू मी एज 4/3। लाइट की स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ वाटर तो अपन को कैलकुलेट करने का है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 टाइम्स ऑफ, अच्छा सॉरी, वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 3 × 3 × 10⁸ और एल्स आई कैन से 4 times of velocity of water equals to 9 × 10⁸। 4 का डिवाइड कर देते हैं, तो मैं वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालूंगा तो ये हो जाएगा कुछ 9/4 × 10⁸। इवेंचुअली मेरे पास जो आंसर आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर आने वाला है 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर रहता है ना। तो वाटर के अंदर जो वेलोसिटी रहती है लाइट की वो इतनी रहती है ना। तो वाटर के अंदर भी कम हो गई, है ना। हर एक मीडियम के अंदर कम होगी। सबसे ज्यादा तेज होती है लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर। नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33। तो हमारी एक लाइट है जो कि एयर से वाटर में जा रही है। इसको लिखने का तरीका देखो इसी तरह से होता है, एयर से वाटर में जा रही है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33। दिस थिंग हैज बीन गिवन, देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, है ना। तो अब हमारी जो लाइट है वो वाटर से एयर में जा रही है, एंड दिस टाइम दे वर आस्किंग व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही इजी रहने वाला है ये भी। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं, है ना। जैसे लेट्स से ये हमारा वाटर है, ब्लू कलर से बनाऊंगा, आज ब्लू है पानी 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 पानी, है ना। तो ये हमारा ऐसे वाटर, और हमारी जो लाइट है वो एयर से वाटर में गई, ये हमारी एयर से, और ये हमारा ऐसे नॉर्मल डर 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 डर, तो ये हमारी वाटर में गई, ऑब्वियसली बेंड हो जाएगी। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो अपन को दिया हुआ था 1.33। लेकिन जो हमारा सेकंड केस है वो थोड़ा उल्टा है। उस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो वाटर से हमारी जो लाइट है वो एयर में जा रही है, मतलब इस केस में ये नॉर्मल हो गया, है ना। और अब हमारी जो लाइट है वो वाटर से एयर में जा रही है, तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 और ये कुछ इतना हो जाएगा। सर जी हमारे पास इसकी वैल्यू है कितनी है, 1.33। ओके सर जी, पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो को बढ़ाएंगे, तो ये 100/133। अगर आप इसका डिवाइड करके देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 0.75। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती,
Okay. Now this question has been given. The refractive index of kerosene, turpentine, and water has this. In which of these material does light travel fastest? अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। हमारे पास कोई तीन मटेरियल थे, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, लाइट सबसे तेज किस में ट्रेवल करेगी, ये क्वेश्चन पूछा है ना। अब देखो लाइट जो है, मेरे हिसाब से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसको ट्रेवल करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उसकी उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब लाइट को ट्रेवल करने में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस क्वेश्चन में हमारा सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है। तो वाटर में लाइट सबसे फास्ट चलेगी, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका वाटर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ दीज गिवन मीडिया फलाना ढिमाका लाइट मूव्स द फास्टेस्ट। तो लाइट किस में फास्टेस्ट चलेगी, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अपोजिट या रेसिप्रोकल होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल होती है स्पीड ऑफ लाइट। अरे सर जी, ये क्या फॉर्मूला बता दिया आपने, अब तो मजा ही आ गया। मैंने बोला अच्छा जी बताइए। सर देखिए, अगर मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो 1.31 ये सबसे कम है, तो मेरे अकॉर्डिंग आइस जो है ना उसमें लाइट सबसे फास्ट चलेगी। ठीक है। यूजिंग अबव टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, है ना। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर करते हैं। वाटर के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी रहने वाली है, ये उन लोगों ने पूछा है। ठीक है। तो वाटर के अंदर तो फॉर्मूला ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 इंटू 10⁻80 रहती है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो कि इस केस में वाटर आ गया। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो भाई कितना दिया हुआ है, 1.33 दिया हुआ है, जो कि 4/3 होता है। और स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी इन वाटर पूछा है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी अभी। 3 3 9 इंटू 10⁸ और ये हो जाएगा 9 का 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2.25। तो इतनी कुछ स्पीड आ जाएगी वाटर के अंदर। तो पहले वाले पार्ट का आंसर होगा आइस, सेकंड वाले पार्ट में स्पीड पूछी गई थी जो कि ये होगी। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप जल्दी से लिख दीजिए स्वाहा। नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। द पाथ ऑफ द लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू डिफरेंट मीडिया ए बी एंड सी फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सोन बिलो। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। तो पहले डायग्राम को थोड़ा देख लो कि पहले वाले में मतलब ए मटेरियल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू 30 है, बी के लिए 45 है, सी के लिए 40 है। ओके देखते हैं भाई क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया ए बी एंड सी हैज द मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी पूछी है। तो ये तो मुझे लगता है कि इजी है। ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए मैंने देखो आपको क्या लॉजिक बताया था कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, है ना, तो उसके लिए आर की वैल्यू कम होगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा। नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, दूसरी तरीके से लिखते हैं इसको। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि आर। तो आर की वैल्यू जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है सर जी, मोर और लेस कुछ कुछ समझ में आ गया। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ए बी और सी की अगर मैं बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सबसे कम है वो ए में है। तो ए का सॉरी आर की वैल्यू जो सबसे कम है वो ए की है। तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब ए की ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ थ्री मीडिया विल द स्पीड ऑफ लाइट बी मैक्सिमम। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम उसकी होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आर के बीच में इनवर्स का रिलेशन है। तो आर की वैल्यू कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो फिलहाल हमें चाहिए आर की वैल्यू ज्यादा ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए कम। तो आर की वैल्यू सबसे ज्यादा है बी में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सबसे कम। और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बी मीडियम में सबसे ज्यादा होगी। थर्ड केस, विल द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी बेंड टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए की बात करूं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी की बात करूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा क्योंकि इसके लिए आर की वैल्यू कम है। तो ये हमारा डेंसर है, ये डेंसर है, ए हमारा डेंसर है। और बी जो होगा हमारा बालकों वो होगा रेयरर, है ना।
बी वाला जो है वो कम डेंसर होगा, मतलब ये एक तरीके से रेयरर हो गया। नाउ लाइट हमारी ए टू बी जा रही है, मतलब डेंसर टू रेयरर जा रही है ना, ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम। तो लाइट जब भी हमारी डेंसर टू रेयरर जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, तो इसका आंसर होगा कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। एक बार मैं सभी के आंसर्स जो है वो चेक कर लेता हूँ, हालांकि मैं गलत तो होता नहीं है ना, बट फिर भी चेक कर लेते हैं आप लोगों की खुशी के लिए। तो फर्स्ट वाले का अगर आप देखो तो मैक्सिमम जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ए की ही होगी, क्योंकि उसके लिए आर की वैल्यू सबसे कम है। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट स्पीड जो होगी वो बी के लिए ही होगी, है ना, क्योंकि बी के लिए आर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का ज्यादा है, तो लाइट अगर ए से बी जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही बेंड होगी। मजा आ गया सर जी, मजा आ गया ये तो। अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ हमारा बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, बड़ा मजा आने वाला है, लेंस के बारे में, है ना, बड़ा एकदम फैसिनेटिंग है ये। यूज क्या है सर, है ना, पढ़ तो लेंगे सर, यूज क्या है। तो देखो भाई, हमारी आंखों में यूज होता है ना, स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज होते हैं, इसके अलावा बाइनोकुलर्स में यूज होते हैं, या टेलीस्कोप में यूज होते हैं, या माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं, तो यूज तो बहुत सारे हैं। ठीक है सर जी, लेंस होता क्या है? तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। तो मतलब लेंस जो है ना वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें दो सरफेसेस रहने वाली हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके की शेप रहने वाली है, दो सरफेस हैं, तो एक सरफेस प्लेन भी ले सकते हो, है ना, या दोनों कर्व ले सकते हो। दोनों कर्व इनवर्ड भी हो सकते हैं, दोनों कर्व आउटवर्ड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और क्या आप जानते हो कि जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, या जो समुद्र है, या जो पानी वाली जगह है, वो भी एक लेंस है। कैसे सर? अरे आप खुद सोचो, लेंस का काम क्या है? लाइट को रिफ्लेक्ट कराना, है ना, लाइट को बेंड कराना। क्या हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं करता? याद करो, मैंने इसी चैनल पर ह्यूमन आई वाले चैप्टर में आपको ये चीज सिखाई है कि जो हमारा अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से कौन कौन सी फिनोमिना, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग देख पाते हैं, ये आप चैट बॉक्स में मुझे बताना। मैंने वहां बताया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत एनिमेशन से और बहुत खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने उसको बनाया है, आप इंजॉय करोगे उसको, देखना एक बार। नाउ अब हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, या ये पानी वाली जगह हो गई, ये भी लेंस का ही काम करती है, बहुत बड़े लेंस का, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कराने का काम करती है। अभी जो हम लेंस को सीखने वाले हैं वो कन्वर्जिंग होने वाला है या डाइवर्जिंग होने वाला है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग जो लेंस होता है, ये क्या करेगा, लाइट की रेज इसके पास आएंगी और ये इसको एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। ओके, और जिस पॉइंट पर ये रेज मिलती हैं इसको फोकस बोला जाता है। और ये वाला जो लेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है रेज को, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी मैं बताऊंगा। इसके बाद ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। तो डाइवर्जिंग लेंस की अगर मैं बात करूं तो ये रेज को डाइवर्ज करेगा, मतलब डाइवर्स करेगा। तो ये रेस जो है हमारी ये ऐसे करके डाइवर्स हो गई। और अब इन रियलिटी तो देखो किसी पॉइंट पे मिली नहीं, तो अपन लोगों ने ऐसा अज्यूम किया कि ये जो डाइवर्जिंग रेज है ना, जब हम इसको ऐसे डॉट 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 लाइन से मिलाएंगे तो ये किसी इस पॉइंट पर आकर मिल गई हैं, तो ये हमारा फोकस हो जाएगा। ये वर्चुअल होता है क्योंकि इन रियलिटी ये रेज इस पॉइंट पर आकर मिलती नहीं है। या फिर आप तो अभी 10th में हो तो आप तो बस इतना समझ लो कि डॉट 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 लाइन से है तो वर्चुअल है, और अगर डॉट 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 लाइन से नहीं है तो रियल है, दैट्स इट। कॉन्वेक्स क्यों बोला जाता है सर इसको? तो कॉन्वेक्स का जो कारण है वो समझो। कॉन वर्ड का मतलब होता है कर्व, और वैक्स का मतलब होता है आउटवर्ड। तो अगर हमारे पास कोई एक लेंस है जिसमें कर्व बाहर की साइड है, तो इस तरीके के लेंस को बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। और इसको बोला जाता है कॉनकेव। अगेन, कोन का मतलब होता है यहाँ पर कर्व, और केव का मतलब होता है इनवर्ड। जैसे गुफाएं वगैरह होती हैं तो उसमें कर्व इनवर्ड ही तो होता है। तो कॉनकेव मतलब ऐसा लेंस जिसमें कर्व वाला पार्ट इनवर्ड हो, है ना। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है सर, है ना, तो इनको वन बाय वन जल्दी से इनके बीच का डिफरेंस पता कर लेते हैं, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो आप यहां से पूरा की पूरा छाप देना। पहला, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? अ लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इसमें दो सरफेस होंगे और इसके दोनों सरफेस जो हैं वो बाहर की तरफ कर्व होंगे, कुछ इस तरीके से। कॉनकेव में इनवर्ड होते हैं, है ना, ये हमारा कॉनकेव है तो कॉनकेव में इनवर्ड होते हैं।
अ लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, है ना, कुछ इस तरीके से, इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। सेकंड डिफरेंस देखो, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, आई ऑलरेडी टॉट यू। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस रेस पैरेलल आई और वो एक पॉइंट पर आकर मीट कर गई, जिसको हम लोगों ने बोल दिया था रियल फोकस बोल दिया था, है ना। बाकी अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो सॉरी, अभी थोड़ा देख लो, ये मैंने अभी अभी सिखाया। अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसमें क्या होगा कि रेज हमारी किसी भी पॉइंट पर आकर मीट करती नहीं है, तो यहाँ पर हम वर्चुअली ये अज्यूम करते हैं कि जो डाइवर्जिंग रेज हैं वो एक पॉइंट से निकल रही हैं, जो कि हमारा वर्चुअल फोकस रहने वाला है, और कॉनकेव लेंस जो है हमारा वो डाइवर्स करने का काम करेगा। ये रियल फोकस बनाता है ना, कॉन्वेक्स लेंस रियल फोकस बनाता है कुछ इस तरीके से, और है ना, कॉनकेव वाला जो है वो हमारा वर्चुअल बनाता है कुछ इस तरीके से, है ना। चलो पहले मैं थोड़ा इधर चला जाता हूँ, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, इधर चले जाते हैं। नाउ बीच में आ गए हम, बीच में आ गए। नाउ ये थिक होता है सेंटर पर और थिन होता है एजेस पर, ये तो बिना मतलब ये तो बस कॉपी भरने वाली बात है ना। और अगर इसकी बात करेंगे तो इसको उल्टा बोल दो कि ये थिन होता है सेंटर पर, थिक होता है एजेस पर, और है भाई बोर्ड में जितना ज्यादा लिखोगे उतने मार्क्स मिल जाते हैं। नाउ कुछ कॉमन टर्म है जिसको समझे बिना हम लेंस को नहीं समझ सकते, तो इन टर्म को सीख लेते हैं। पहला वाला टर्म है हमारा, पहले तो लेंस बना लेते हैं। ये मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, ये एक्चुअल में दो स्फीयर का पार्ट है। एक स्फीयर कुछ इस तरीके से, दूसरा स्फीयर कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बन गया। अब पहले वाले स्फीयर को मैंने S1 का नाम दिया है, दूसरे वाले को S2 का नाम दिया है। ऑब्वियसली कि अगर ये स्फीयर है तो सेंटर तो होगा ही, है ना, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो इनके जो सेंटर है उनको भी कुछ नाम दे दो, नामकरण करो इनका। तो C1 और C2 जो है वो इसके सेंटर हो गए, इनको ज्वाइन कर दो। अब इसी तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बनाया था, तो इसी तरीके से हम कॉनकेव लेंस भी बना सकते हैं, है ना। नाउ सबसे पहली डेफिनेशन पूछी जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेज। तो आप बोलोगे सर ये वाली डेफिनेशन ऐसे ऐसे आई और ऐसे करके चली गई, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया है सर जी। कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। तो देखो बालकों, इसमें ये बोला गया कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, एक मिनट स्पॉटलाइट देख लेते हैं। हाँ, तो जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा किसी भी स्फीयर का, वो सेंटर होगा नहीं, मैं दोबारा से समझाऊंगा, इस पार्ट को हम थोड़ा सा हटा देंगे। तू हट जा भाई, तू इधर आ जा पहले। हाँ, हम्म, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, ये एक नंबर में ये डेफिनेशन पूछी गई है कई बार। द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose part form surface of the lenses are called center of curvature of the lenses। आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन हमें नहीं समझ में आई है ना, थोड़ा समझा दो। मैं देखो मैं बताता हूँ डू नॉट फियर व्हेन आई एम हियर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर तभी तो डर लग रहा है क्योंकि आप हो। ओके, नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये अपने पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है C1, और इस सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा हमारे लेंस में भी यूज हो रहा है। सेम हमारा एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है C2, और उस सर्कल का मतलब इस वाले सर्कल का छोटा सा हिस्सा इस लेंस को बनाने में भी यूज हो रहा है। तो अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो सर्कल के सेंटर होते हैं, जिस सर्कल का पार्ट लेंस होता है। दोबारा से, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सर्कल का सेंटर होता है, जिस सर्कल के पार्ट हमारा लेंस होता है। ओके, तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। होपफुली अब समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड वन। तो सेकंड डेफिनेशन जो आपके एग्जाम में पूछी गई है कई बार, वो है आपकी बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि सेंटर से आपने मतलब जो भी रेडियस है सर्कल की, सिंपल सी बात है ना। तो पहले वाले सर्कल की रेडियस मैंने R1 मान लिया, दूसरे की R2 मान लिया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, तो द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट्स फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेज। मतलब क्या हुआ सर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर, मतलब किसी भी स्फीयर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये वाला हिस्सा, द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose part form surface of the lens are called radii of the curvature of the lenses। तो उस सर्कल की रेडियस
जिस सर्कल का पार्ट है क्या, लेंस, जिस सर्कल का पार्ट है लेंस, उस सर्कल की जो रेडियस है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग। तो अगर आप थर्ड वन की बात करोगे तो यहाँ पर R1 और R2 रेडियस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब ये वाला जो है ना, ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं जल्दी जल्दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ही सिंपल सा है, C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो एक इमेजनरी लाइन है, जैसे कि इक्वेटर, इक्वेटर हमारी अर्थ पर एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमने इसको अज्यूम किया है क्योंकि इसकी हेल्प से सीजन्स वगैरह को समझना आसान हो जाता है, ज्योग्राफी को समझना आसान हो जाता है। तो इसी तरह से एक इमेजनरी लाइन जो C1 और C2 से पास होगी, है ना, द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लाइन, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ओके, तो ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह से। नाउ ऑप्टिकल सेंटर, तो ये सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर जो होगा ये हमारा लेंस के अंदर होता है ना। ऑप्टिकल सेंटर जो रहेगा वो हमारा लेंस के अंदर रहता है। एक बार बना लेते हैं लेंस को, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ये लाई करेगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर पर कोई भी लाइट फॉल कराओगे तो वो अनडेविएटेड होकर जाती है, मतलब कि उसमें कन्वर्जिंग वाला फिनोमिना नहीं होगा। कन्वर्जिंग वाला फिनोमिना तभी होगा जब लेंस के ऊपर लाइट पैरेलली इंसिडेंट हो रही है और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं हो रही। अगर हमारी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसमें किसी भी तरीके का कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग फिनोमिना देखने को नहीं मिलता। ओके, तो यहीं से हम लोग जो है वो अपनी डेफिनेशन भी बनाते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। फिलहाल अगर मैंने कोई पैरेलल रेज ली हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हैं, तो उनमें डाइवर्जिंग, उसमें कन्वर्जेंट देखने को मिलेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन जो मैं लास्ट रे है, ध्यान से देखना, इसको मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया एक बार दोबारा से, तो इसमें कोई भी कन्वर्जिंग फिनोमिना देखने को नहीं मिला। तो द पॉइंट इनसाइड ए लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which the light rays pass without changing their path is called the optical center of a lens। तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से जब लाइट की रे पास होती है तो वो किसी भी तरीके का रिफ्रैक्शन या बेंडिंग का फिनोमिना शो नहीं करती। ये इसकी डेफिनेशन है। प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अलग डेफिनेशन है, कॉनकेव लेंस के लिए अलग डेफिनेशन है। पहले कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ऑप्टिकल सेंटर बनाया, रेस पैरेलल आई, ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट पर आकर मीट करेंगी, रियल में मीट करेंगी, और इसी पॉइंट को बोला जाता है फोकस, है ना। तो यहां से हमारी डेफिनेशन बनती है, व्हेन लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस आर इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आर इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस, दे converge to a point on the principal axis, this point is called the principal focus of the lens। ये भी समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूं, देखो। when light rays parallel to the principal axis, जब हमारे पास लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, जैसे कि ये दिख रहा है, एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस, और वो इंसिडेंट होती हैं एक कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, जैसा कि आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस, दे कन्वर्ज टू ए पॉइंट, तो ये कन्वर्ज हो जाती हैं एक पॉइंट पर, ठीक है, दिख गया, दे कन्वर्ज टू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। हिंदी में समझो, जब हमारी लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आती हैं और एक कॉन्वेक्स लेंस से टकराती हैं तो वो कन्वर्ज हो जाती हैं, कन्वर्ज होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, और इसी पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो F1 है वो हो गया प्रिंसिपल फोकस, है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर ऐसा थोड़ी ना कि लाइट की रेस इधर से ही आए, लाइट की रेस इधर से भी आ सकती हैं इस तरह से, अब वो ऐसे मिलेंगी, तो क्या प्रिंसिपल फोकस हमें दूसरी तरफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो इसको हम लोग F2 से बोल देते हैं, है ना। तो F1 और F2 आर द प्रिंसिपल फोकाई ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो चलिए जल्दी से मैंने कॉनकेव लेंस बना दिया जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, और मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली भग लेता हूँ नाउ अब हमारे पास जो रेज हैं वो आई कुछ इस तरह से, और ये पैरेलल आएंगी अभी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और ये डाइवर्स हो जाएंगी। इन रियलिटी जो हमारी डाइवर्जिंग रेज हैं वो किसी भी पॉइंट पे मिलेंगी नहीं, तो हम इनको डॉट 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 लाइन से किसी एक पॉइंट पर मिलाएंगे, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है F1 का। अब अज्यूम कर लेते हैं फॉर अ 1 सेकेंड कि
देयर इज अ गाय जिसको नहीं पता था कि ये इंसिडेंट रे है ना, उसने नहीं देखी ये इंसिडेंट रे, उसने तो बस डाइवर्जिंग रेज देखी, उसको बस डाइवर्जिंग रेज दिख रही है ना। अब अगर उससे पूछा जाए ये डाइवर्जिंग रेज कहाँ से निकल रही हैं, तो बोलेगा अरे बहुत सिंपल है, ये F1 से निकल रही है ना। इन रियलिटी ऐसा हो नहीं रहा, बट ही अज्यूम दिस। तो F1 एक ऐसा पॉइंट हो गया जहां से ऐसा अपीयर हो रहा है कि डाइवर्जिंग रेज निकल रही हैं, है ना। और यहीं से इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है। क्या डेफिनेशन बनती है कि when light rays parallel to the principal axis are incident on a concave lens, they diverge and appear to be coming from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the lens. Now some students would say, सर आप ना एक काम करो, आप हमारा मर्डर कर दो, इतनी टफ डेफिनेशन हमको नहीं समझ में आ रही है भैया, थोड़ा इसको आसान भाषा में समझाओ, जो आपका तरीका है, हमको आपके तरीके से सीखना है। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से सिखाता हूँ। देखो, when light rays parallel to the principal axis, जब हमारी लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, एंड आर इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव रेज, और वो जब इंसिडेंट होती हैं किस पर, कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट होती हैं, दे डाइवर्स। ठीक है, तो वो डाइवर्स हो जाती हैं, एंड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, और ऐसा अपीयर होता है कि वो एक पॉइंट से निकल रही हैं, कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, वो एक पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रही हैं, और वो पॉइंट कहां पर है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। तो इसी पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब हिंदी में समझो, रेस पैरेलल आई, वो कॉनकेव लेंस से टकराई और वो डाइवर्स हो गई। डाइवर्स होने के बाद ऐसा अपीयर हुआ कि वो किसी एक पॉइंट से निकल रही हैं, ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है, और इसी पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो सर ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं कि लाइट की रेस जो है वो इसी साइड से आए जिस साइड से आपने इंसिडेंट कराई है, लाइट की रेस तो दूसरी तरफ से भी आ सकती हैं, कायदा तो यही है कि आ तो सकती हैं, है ना। तो लाइट की रेस अगर दूसरी तरफ से आएंगी तो हमारा F2 जो है वो इधर मिल जाएगा, है ना। तो F1 और F2 जो है वो हमारे हो गए प्रिंसिपल फोकस। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो इसके दोनों फोकस हमारे रियल होंगे, सॉरी उल्टा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो इसका फोकस रियल होगा, और कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका फोकस होगा वर्चुअल, हमको पता है ना। अब थोड़ी फोकल लेंथ की भी बात कर लेते हैं ना, फोकल लेंथ क्या होती है। चलो, तो फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि F1 और O के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को अपन लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, है ना। यहाँ पर भी हमारे प्रिंसिपल फोकस है, इसको हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं बाय द वे। ओके, तो नाउ यू में आस्क कि सर ये क्या हो गया, ये क्या इमोजीज हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका लक आजमाने का तरीका है। इन दो इमोजीज में ना फ्री के पॉइंट्स हैं, तो आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी दो इमोजीज चूज करो, और फिर चेक करते हैं कि आप कितने लकी हो, है ना। तो चेंज मत करना, जो भी आपके मन में आ रहा है आप वो दो इमोजीज अपने दिमाग में रख सकते हो, और जल्दी से हम लोग इनके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि विच लेंस इज दिस, मतलब ये लेंस क्या है ना, इस लेंस का नाम क्या है ये पूछ लिया, या इसका जो मिनिस्क्यूल होता है वो क्या है ये पूछ लिया। तो इसका पॉजिटिव मिनिस्कस होता है। अब पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट गोज स्ट्रेट, जिस पॉइंट से लाइट हमारी स्ट्रेट पास हो जाती है उस पॉइंट का नाम क्या होता है। तो होपफुली आप सबको पता होगा, उस पॉइंट का नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब मैं चलो इस वाले को चुनता हूं। अरे वाह, ये फ्री का पॉइंट था। तो अगर किसी ने ये चूज किया है तो उसको उसका 50% लक उसका साथ दे रहा है, अभी 50% और बचा हुआ है। नाउ लेट्स पिक दिस वन। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन दे वर आस्किंग थिन इन द सेंटर, ओके, एंड थिक एट एजेस, उस लेंस का नाम बताओ जो सेंटर पर पतला हो और एजेस पर मोटा हो। तो उस लेंस का नाम पूछा है हमसे, तो उस लेंस का नाम होता है बालकों कॉनकेव लेंस। नाउ आई एम पिकिंग लेट्स से दिस वन। कॉनकेव लेंस हैज डैश फोकस, मतलब वर्चुअल या रियल। तो कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो होता है वर्चुअल। इफ रेज अपील टू डाइवर्स फ्रॉम ए पॉइंट देन लेंस इज, मतलब एक रेज है जो डाइवर्स होती हुई अपीयर हो रही हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, उस लेंस को क्या बोला जाएगा, कॉनकेव लेंस बोला जाएगा। अब अपने पास तीन ऑप्शंस बचे हैं, देखते हैं इनमें से किसमें फ्री पॉइंट होगा। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे खुद भी नहीं पता कि किसमें फ्री पॉइंट्स है। ये ज्यादा हंस रहा है, इसको ही देख लेता हूँ। अरे, इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू C1 एंड C2, तो C1 और C2 से पास होने वाली इमेजनरी लाइन का नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब दो बचे हैं। फ्री पॉइंट पता नहीं किसमें है, मैं अपना लक आजमा लेता हूँ। 50, मैं इसको चुनूंगा। अरे वाह,
ग्रेट। तो इसमें फ्री पॉइंट है, बट इसमें तो क्वेश्चन होगा, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। विच लेंस इज दिस, ओके, इसका नाम पूछा है। सॉरी, इसका मिनस्कस पूछा था, तो इसका मिनस्कस होता है नेगेटिव।